नहीं असली चेहरा। अवंतिका से क्यों नफरत करने लगी थी उसकी दोस्त। नई कॉलोनी में आए हुए मुझे काफी दिन हो गए थे, किंतु समय अभाव के कारण किसी से मिलना जुलना नहीं हो पाता था। इसी वजह से किसी से मेरी कोई खास पहचान नहीं हो पाई थी। स्कूल में टीचर होने के कारण मुझे घर से सुबह 8 बजे निकलना पड़ता और 3 बजे वापस आने के बाद घर के काम निपटाते निपटाते शाम हो जाती थी। किसी से मिलने जुलने की सोचने तक की फुर्सत नहीं मिल पाती थी। थोड़ी दूर पर ही अवंतिका का घर था। उसकी बेटी योगिता मेरे ही स्कूल में और मेरी ही कक्षा की विद्यार्थी थी। योगिता को छोड़ने बस स्टॉप पर आती थी। उससे मेरी बातचीत होने लगी। फिर धीरे धीरे हम दोनों के बीच एक अच्छा रिश्ता कायम हो गया। फिर शाम को अवंतिका देर तक इधर उधर की बातें करती रहती। अवंतिका से मिलकर मुझे अच्छा लगता था। उसकी बातचीत का ढंग बहुत प्रभावशाली था। उसके पहनावे और साज श्रृंगार से उसके काफी संपन्न होने का एहसास भी होता था। मैं खुश थी कि एक नई जगह अवंतिका के रूप में मुझे एक अच्छी सहेली मिल गई। योगिता वैसे तो पढ़ाई में ठीक थी, पर अक्सर होमवर्क करके नहीं लाती थी। जब पहले दिन मैंने उसे डांटते हुए होमवर्क न करने का कारण पूछा, तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, पापा ने मम्मा को डांटा था, इसलिए मम्मा रो रही थी और मेरा होमवर्क नहीं करा पाई। योगिता आगे भी अक्सर होमवर्क करके नहीं लाती थी और पूछने पर कारण हमेशा मम्मा पापा का झगड़ा ही बताती थी। वैसे तो मात्र एक शिक्षिका की हैसियत से घर पर मैं अवंतिका से इस बारे में बात नहीं करती, पर वह चूंकि मेरी सहेली बन चुकी थी और फिर प्रश्न योगिता की पढ़ाई से संबंधित था, इसलिए एक दिन अवंतिका जब मेरे घर आई तो मैंने उसे योगिता के बार बार होमवर्क न करने और उसके पीछे बताने वाले कारण का उससे उल्लेख किया। मेरी बात सुन उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर बोली, मैं नहीं चाहती थी कि आपके सामने अपने घर की कमियां उजागर कर, पर जब योगिता से आपको पता चल ही गया है हमारे झगड़े के बारे में, तो आज मैं भी अपने दिल की बात कहकर अपना मन हल्का करना चाहूंगी। दरअसल मेरे पति का स्वभाव बहुत खराब है। उनकी बात बात पर मुझ में कमियां ढूंढने और मुझ पर चीखने चिल्लाने की आदत है। लाख कोशिश कर लूं, पर मैं उन्हें खुश नहीं रख पाती। मैं उन्हें हर तरह से बेअसली किरदार लगती हूँ। आप ही बताइए, आपको मैं किरदार लगती हूं? क्या मुझे ढंग से पहनना ओढ़ना नहीं आता, या मेरे बातचीत का तरीका अशिष्ट है? मैं तो तंग आ गई हूँ रोज रोज के झगड़े से, पर क्या करूँ, बर्दाश्त करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं पा रही। मैं तुम्हारे पति से 2-4 बार बस स्टॉप पर मिली हूँ। उनसे मिलकर तो नहीं लगता कि वे इतने बुरे मिजाज के होंगे। मैंने कहा, किसी के चेहरे से थोड़े ही उसकी हकीकत का पता चलता है। हकीकत क्या है, यह तो उसके साथ रहकर ही पता चलता है। अवंतिका बोली। लड़ाई झगड़े वाली बात को ज्यादा महत्व न देते हुए कहा, तुमने बताया था कि तुम्हारे पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाते रहते हैं। वे बाहर जाते हैं तब तो तुम्हारे पास घर के काम और योगिता की पढ़ाई दोनों के लिए काफी समय होता होगा। तुम्हें योगिता की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ख्याल रखने से क्या होगा, उसके पापा को तो किसी बात की परवाह ही नहीं होती। बेटी सिर्फ मेरी तो नहीं है, उनकी भी तो है। उन्हें तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। समय नहीं है तो न पढ़ाएं, पर जब घर में है तब बात बात पर टोका टाकी कर मेरा दिमाग तो न करें। मैं तो चाहती हूँ कि वे ज्यादा से ज्यादा दिन वे टूर पर ही रहें। कम से कम घर में शांति तो रहती है। अवंतिका के बातें सुनकर मेरा मन खराब हो गया। देख तो उसके पति सौम्य सुशिक्षित लगते हैं, पर अंदर से कोई कैसा होगा यह चेहरे से कहाँ पता चल सकता है। एक पढ़ा लिखा उच्च पदासीन पुरुष भी अपने घर में कितना दुर्व्यवहार करता है, यह सोच सोच कर अवंतिका के पति से मुझे नफरत होने लगी। अब अक्सर अवंतिका अपने घर की बातें बेझिझक मुझे बताने लगी। उसकी बातें सुनकर मुझे उससे सहानुभूति होने लगी कि इतनी अच्छी औरत की जिंदगी एक बदमिजाज पुरुष की वजह से कितनी दुखद हो गई। पहले जब भी योगिता को बस स्टॉप पर छोड़ने अवंतिका की जगह योगिता के पापा आते थे, तो मैं उनसे हर विषय पर बात करती
कि किंतु उनकी सच्चाई से अवगत होने के बाद मैं कोशिश करती कि उनसे सामना ही ना हो, और जब कभी सामना हो ही जाता तो मैं उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करती। मेरी धारणा थी कि जो इंसान अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे सकता, उसकी नज़रों में दूसरी औरतों की भला क्या अहमियत होगी। एक दिन अवंतिका काफी उखड़े मूड में मेरे पास आई और रोते हुए मुझसे कहा कि मैं 2000 रुपये गीता के स्कूल टूर के अपने पास से जमा करा दूं, पति के वापस आने के बाद वापस दे देगी। चूंकि मैं योगिता की कक्षा अध्यापिका थी, इसलिए मुझे पता था कि स्कूल टूर के लिए बच्चों को 2000 देने हैं। अतः मैंने अवंतिका से पैसे देने का वादा कर लिया, पर उसका रोना देखकर मैं पूछे बगैर न रह सकी कि उसे पैसे मुझसे लेने की क्या जरूरत क्यों पड़ गई। मेरे पूछते ही जैसे अवंतिका के सब्र का बांध टूट पड़ा। बोली, आपको क्या बताऊं मैं अपने घर की कहानी, कैसे जिंदगी गुजार रही हूँ मैं अपने पति के साथ, बिल्कुल भिखारी बनाकर रखा है। इतनी बार कहा अपने पति से कि मेरा एटीएम बनवा दो ताकि जब कभी तुम बाहर रहो तो मैं अपनी जरूरत पर पैसे निकाल सकूं, पर जनाब को लगता है कि मेरा एटीएम कार्ड बन गया तो मैं गुलछर्रे उड़ाने लगूंगी, फिजूल खर्च करने लगूंगी। एटीएम बनवा कर देना तो दूर, हाथ में इतने पैसे भी नहीं देते हैं कि मैं अपने मन से कोई काम कर सकूं। जाते समय 5000 पकड़ा गए, कल 3000 का एक सूट पसंद आ गया तो ले, 1000 ब्यूटी पार्लर में खत्म हो गया, रात में 500 का पिज्जा मंगा लिया, अब केवल 500 बचे हैं। अब देख लीजिए, स्कूल से अचानक 2000 मांगने टूर के लिए तो मुझे आपसे मांगने आना पड़ा। क्या करूं? दो ही रास्ते बचे थे मेरे पास, या तो बेटी की ख्वाहिश का गला घोट कर उसे टूर पर न भेजूं या फिर किसी के सामने हाथ। क्या करती? बेटी को रोता नहीं देख सकती तो आपके ही पास आ गई। अवंतिका की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। अगर 2 दिन के लिए पति 5000 देकर जाता है तो वे कोई कम तो नहीं है, पर उन्हीं 2 दिनों में पति के घर पर न होते हुए उन पैसों को आकस्मिक खर्च के लिए संभाल कर रखने के बजाय साज श्रृंगार पर खर्च कर देना तो किसी समझदार पत्नी के गुण नहीं है। शायद उसकी इसी आदत की वजह से ही उसके पति एटीएम या ज्यादा पैसे एक साथ उसके हाथ में नहीं देते होंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि पैसे हाथ में रहने पर अवंतिका इन्हीं चीजों पर खर्च करती रहेगी। पर फिर भी मैंने यह कहते हुए उसे पैसे दे दिए कि मैं कोई गैर थोड़े ही हूँ। जब कभी पैसों की ऐसी कोई आवश्यकता पड़े तो कहने में संकोच न करना। कुछ ही दिनों बाद विद्यालय में 3 दिनों की छुट्टी एक साथ पड़ने पर मेरे पास कुछ खाली समय था, तो मैंने सोचा कि मैं अवंतिका की इस शिकायत को दूर कर दूं कि मैं एक बार भी उसके घर नहीं आई। मैंने उसे फोन करके शाम को अपने आने की सूचना दे दी और निश्चित समय पर उसके घर पहुंच गई। पर डोरबेल बजाने से पहले ही मेरे कदम खिसक गए। अंदर से अवंतिका और उसके पति के झगड़े की आवाजें आ रही थी। उसके पति काफी गुस्से में थे। कितनी बार समझाया है तुम्हें कि मेरा सूटकेस ध्यान से पैक किया करो, पर तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ, हर बार कोई न कोई सामान छोड़ ही देती हो। तुम इस बार बनियान और शेविंग क्रीम दोनों ही नहीं रखे थे तुमने। तुम्हें पता है कि गेस्ट हाउस शहर से कितनी दूर है? दूर दूर तक दुकानों का नामो निशान तक नहीं है। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो कि मुझे कितनी परेशानी और शर्म का सामना करना पड़ा वहाँ पर। इस बार तो मेरे सहयोगी ने हंसी हंसी में कह भी दिया कि भाभी जी का ध्यान कहाँ रहता है सामान पैक करते समय। हाँ, यह अवंतिका की आवाज थी। जब मुझे पहले से पता होता है कि मुझे जाना है तो मैं खुद ही तो पैक करता हूँ अपना सूटकेस, पर जब मैं ऑफिस में जाने के बाद पता चलता है मुझे जाना है तो मेरी मजबूरी हो जाती है कि मैं तुमसे कहूँगी कि सूटकेस पैक करके रखना। मैं तुम्हें कार्यक्रम तय होते ही सूचित कर देता हूँ ताकि तुम्हें हड़बड़ी में सामान न डालना पड़े। इस बार भी मैंने 3 घंटे पहले फोन कर दिया था तुम्हें। जब तुम्हारा फोन आया था उस समय मैंने चेहरे पर फेस पैक लगाया था। उसे सूखने में तो समय लगता है न,
जब तक वह सूखा तब तक तुम्हारा ऑफिस बॉय आ गया सूटकेस लेने। बस गलती में चीजें छूट गई। इसमें मेरी इतनी गलती नहीं है जितना तुम चिल्ला रहे हो। गलती छोटी है या बड़ी यह तो नतीजे पर निर्भर करता है। 3 दिन मैंने बिना बनियान के शर्ट पहनी और अपने सहयोगी से क्रीम मांगकर शेविंग की। इसमें तुम्हें न शर्म का एहसास है और न अफसोस का। तुम्हें तो बस बात को तूल देने की आदत पड़ गई है। कोई दूसरा पति होता तो बीवी बच्चों से मिलने की खुशी में इन बातों का जिक्र ही नहीं करता। वह तुम हो कि उसी बात को तूल दिए जा रहे हो। बात एक बार की होती तो मैं भी न तूल देता, पर यह गलती तो तुम बार बार करते हो। कितनी बार चुप रहूं? नहीं चुप रह सकते हो तो ले आओ कोई दूसरी जो ठीक से तुम्हारा ख्याल रख सके। मुझ में तो तुम्हें बस कमियां ही कमियां नजर आती हैं। एक बार मम्मी को बनियान नहीं थी, दाढ़ी करने के लिए क्रीम नहीं थी, अवंतिका की छोटी सी कोशिश। फिर भी वह शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा बहस कर रही है। कैसी पत्नी है यह? अवंतिका का असली रूप उजागर हो रहा था मेरे सामने। कुछ दिन माहौल को सोचकर मैंने उल्टे पांव लौट जाने में ही भलाई समझी, पर ज्यों ही मैंने लौटने के लिए कदम उठाया, अंदर से गुस्से में बड़बड़ाते उसके पति दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए। दरवाजे पर मुझे खड़ा देखकर उनके कदम खिसक गए। बोले, अरे मैम, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना, कहकर दरवाजे के एक किनारे खड़े होकर उन्होंने मुझे अंदर जाने का इशारा किया। साथ ही अवंतिका को आवाज दी, अवंतिका, देखो नेहा मैम आई है। मुझे देखते ही अवंतिका खुश हो गई। उसके चेहरे पर कहीं भी शर्मिंदगी का एहसास न था कि कहीं मैंने उनकी बहस सुन तो नहीं ली है, किंतु उसके पति के चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव साफ नजर आ रहा था। अवंतिका के घर के अंदर पहुंचने से पहले ही पति पत्नी के झगड़े को सुन खिन्न हो चुका मेरा मन अंदर पहुंचकर अवंतिका के बेकसूर और गंदे मुंह को देखकर और खिन्न हो गया। अवंतिका के हर पल सजे संवरे व्यक्तित्व के ठीक विपरीत उसका घर अकल्पनीय रूप से अस्त व्यस्त था। कीमती सोफे पर पड़े गंदे कपड़े और डाइनिंग टेबल पर जूठे बर्तनों के साथ साथ कंघी और तेल जैसी वस्तुएं भी पड़ी हुई। तक का स्कूल बैग और जूते ड्राइंग रूम में ही इधर उधर पड़े थे। आज तो स्कूल बंद था, इसका मतलब यह सारा सामान कल से किसी तरह पड़ा है। बेडरूम का पर्दा खिसका पड़ा था, अतः न चाहते हुए वहां भी नजर चली गई। बिस्तर पर भी कपड़ों का अंबार साफ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि धुले कपड़ों को कई दिनों से तह करके नहीं रखा गया। उसके घर की हालत पर अचंभित मैं सोफे पर कपड़े सरका कर खुद ही जगह बनाकर बैठ गई। मैम कोई मेहमान थोड़े ही हैं और कुछ नहीं सोचेंगे, तुम उनकी चिंता न करो और जरा जल्दी से चाय पत्ती और कुछ खाने को ले आओ, कहकर उसने अपने पति को दुकान पर भेज दिया। घर पहुंचकर मुझे झटके पर झटका लगता जा रहा था। मैं अवंतिका की गृहस्थी चलाने का ढंग देखकर हैरान हो रही थी। 2 दिन पहले ही अवंतिका मेरे घर से चाय पत्ती यहाँ कहकर लाई थी कि खत्म हो गई है। तब से आज तक खरीद कर नहीं लाई। बार बार कहने और बुलाने के बाद आज पूर्व सूचना देकर मैं आई हूँ, फिर भी घर में चाय के साथ पीने के लिए बिस्कुट तक नहीं। उसके पति के जाने के बाद सोचा कि अकेले से अच्छा है अवंतिका के साथ किचन में ही खड़ी हो जाऊं। पर किचन में पहुंचते ही वहां जूठे बर्तनों का अंबार देख और अजीब सी दुर्गंध से घबरा कर वापस ड्राइंग रूम में जाकर बैठने में ही भलाई समझी। पूरी तरह उलझ चुका था। मैं समझ गई थी कि अवंतिका उन औरतों में से है जिनके लिए बस अपना साज श्रृंगार पूर्ण होता है। घर के काम और व्यवस्था से उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता और उन पर कोई भी उंगली उठा न पाए, इसके लिए वे सबके साथ को बेहोश और लाचार सिद्ध करती रहती हैं और सारा दोष अपने पति के मध्यमन के। उसके घर आने के अपने निर्णय पर मुझे अफसोस होने लगा था।
हर समय सजी-सवरी दिखने वाली अवंतिका के घर की गंदगी में घुटन होने लगी थी। चाय के कप पर जमी गंदगी को अनदेखा कर जल्दी-जल्दी चाय का घूंट भरकर मैं वहाँ से निकल वहाँ से वापस आकर मेरी सोच पलट गई। उसके घर की तस्वीर मेरे सामने स्पष्ट हो गई थी। अवंतिका उन औरतों में से थी जो अपनी कमियों को छिपाने के लिए अपने पति को दूसरों के सामने बदनाम करती हैं। अवंतिका के पति एक सौम्य, सुशिक्षित और सलीकेदार व्यक्ति थे। निश्चित ही वे घर को सुव्यवस्थित और आकर्षक ढंग से सजाने के शौकीन होंगे, तभी तो अपनी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने घर में कीमती फर्नीचर, पर्दे और शोपीस पर खर्च किया था। पर उनके रखरखाव और देखभाल की जिम्मेदारी तो अवंतिका की ही होगी। पर अवंतिका के स्वभाव में घर की सफाई और सुव्यवस्था शामिल नहीं थी। इसी वजह से उसके पति नाखुश और असंतुष्ट होकर उस पर अपनी खिज उतारते होंगे। सुबह सवेरे घर छोड़कर काम पर गए पतियों के लिए घर एक आरामगाह होता है। के लिए शाम को ऑफिस से छूटते ही पति ठीक उसी तरह भागते हैं जैसे स्कूल से छूटते ही छोटे बच्चे भागते हैं। बाहर की आपकी भागदौड़ से थका पति घर पहुंचकर अगर साफ सुथरा घर और शांत माहौल पाता है तो उसके सारी थकान और तनाव खत्म हो जाता है। पर अवंतिका के अस्त व्यस्त घर में पहुंचकर तो किसी को भी सुकून का एहसास नहीं हो सकता है। जिस घर के कोने-कोने में नकारात्मकता विद्यमान है, रहने वालों को सुकून और शांति कैसे मिल सकती है? सुबह से शाम तक ऑफिस में खटता पति अपनी पत्नी के ही हाथों दूसरों के बीच बदनाम होता रहता है। अवंतिका के घर से निकलते वक्त मेरी धारणा पलट चुकी थी। अब मेरे अंदर उसके पति के लिए सम्मान और सहानुभूति थी और अवंतिका के लिए नफरत।